अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन का एक पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं ओ लेवल्स का, जो कि नवंबर 2014 का पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है। नवंबर 2014 पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इस सवाल में लिखा हुआ है आजिब कमेंस्ड business on 1st October 2014 delivering parcels to customers' homes. He purchased a motor van on that date. The details are as follows. यानी कि इस बंदे ने 1 अक्टूबर 2014 वाले दिन एक मोटर वैन परचेज करी और उस मोटर वैन के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। परचेज प्राइस है, लाइफ ऑफ मोटर वैन है, रेजिडुअल वैल्यू है। Ajib is undecided whether to use the straight line method or diminishing या reducing balance method to depreciate the motor van. यानी कि वो इस बात पर डिसाइड नहीं कर सका कि क्या वो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का यूज़ करे या डिमिनिशिंग, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, वो यूज़ करे अपनी मोटर वैन्स को डेप्रिशिएट करने के लिए। इन दोनों मेथड्स के बारे में हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में पहले डिस्कस किया है। If Ajib uses the diminishing या reducing balance method, the annual rate of depreciation charge will be 50%. अगर वो reducing balance method यूज़ करता है तो जो depreciation का रेट होगा वो 50% होगा। A में लिखा हुआ है explain the term depreciation. depreciation का क्या मतलब है? depreciation की जो टर्म है उसका क्या मतलब है ये बताना है। तो हम पार्ट ए को आंसर करते हैं और हम ये लिखते हैं depreciation is an expense। depreciation क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है ना, यानी कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस में शामिल करेंगे, ये हमारा एक खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं? द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट या नॉन करेंट एसेट is the cost of fixed asset consumed is charged to profit and loss account annually in form of depreciation depending over its usage। यानी कि जितना भी हम किसी एसेट को इस्तेमाल करते रहते हैं, हम उसकी उतनी कंजम्पशन या उतना चार्ज जो है वो अपनी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ डेप्रिसिएशन बुक करते रहते हैं। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। हम अगर कोई एसेट ख़रीदते हैं तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको चंक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं उतना हम उसको चार्ज करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, दूसरे पार्ट में बोलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015, 16, 17 यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, ये सवाल आप लोगों के सामने होना चाहिए। आप लोग अपने पास नवंबर 14 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं वरना स्क्रॉल डाउन करूँगा तो इन्फॉर्मेशन खो सकती है। बहरहाल आप इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी भी कर सकते हो। 1 अक्टूबर 2014 को मोटर वैन ख़रीदी है, मोटर वैन की परचेज प्राइस, लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू कॉपी कर लो और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से जो रेट है ना वो 50% है, वो कॉपी कर लो। अच्छा, अब वो बोलते हैं कि यार डेप्रिसिएशन बताओ, और डेप्रिसिएशन क्या बताओ भाई? पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? देखो, इसने 1 अक्टूबर 2014 को एक मोटर वैन ख़रीदी
ये बोलता है कि जो साल ख़त्म होगा 30 सितंबर 2015 उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी वो बताओ। फिर अगर एक साल 30 सितंबर 2015 को ख़त्म होगा तो दूसरा साल 1 अक्टूबर 2015 को शुरू होगा, वहाँ से लेकर 30 सितंबर 2016 तक की डेप्रिसिएशन बताओ। उससे अगला साल 1 अक्टूबर 2016 को शुरू होगा, उधर से लेकर 30 सितंबर 2017 तक की डेप्रिसिएशन बताओ। ये वो चाह रहा है, इन 3 सालों की डेप्रिसिएशन बताना हमें बतानी है, ठीक है। अच्छा, अगर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है डेप्रिसिएशन का तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। अब यहाँ पर जो इस एसेट की परचेज प्राइस या कॉस्ट है वो 9600 है, स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू 1200 है और यूज़फुल लाइफ 3 इयर्स है। तो 9600 माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 3, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी वो होगी 9600 माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2800। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाए तो 2800 होगी और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हर साल की डेप्रिसिएशन सेम होती है, 2800 इस तरह से डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। इसमें मैं एज्यूम करता हूँ कि गाड़ी की जो वैल्यू है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, जो उसकी नेट बुक वैल्यू है वो हर साल एक इक्वल अमाउंट से कम होगी। आपने गाड़ी 1 अक्टूबर 2014 को 9600 की ख़रीदी, पहले साल उसको इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू 2800 से कम होगी, यानी कि 9600 माइनस 2800, एक साल बाद उसकी वैल्यू 6800 हो जाएगी। उससे अगले साल दोबारा 2800 से वैल्यू कम होगी, यानी कि 6800 माइनस 2800 वैल्यू 4000 हो जाएगी। उसके बाद उसके अगले साल मज़ीद 2800 से वैल्यू कम होगी तो 4000 माइनस 2800 यानी कि 1200। अच्छा, फिर बोलता है कि डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन बताओ। अब डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये होता है कि 9600 की आपने चीज़ खरीदी है और डेप्रिसिएशन की परसेंटेज इसने 50% बताई है सवाल में, तो आप 9600 का 50% लोगे, 9600 का 50% बनता है 4800। पहले साल वैल्यू 4800 4800 से कम हो जाएगी, तो 9600 माइनस 4800 इज 4800। अगले साल जो वैल्यू होगी वो दोबारा 50% से कम हो जाएगी, 4800 का 50% अगर हम लेते हैं तो 2400। अगले साल वैल्यू दोबारा से इसकी 50% से कम हो जाएगी, यानी कि 2400 का 50% यानी कि 1200, ठीक है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन पहले साल की होगी वो होगी 4800, जो दूसरे साल की होगी वो होगी 2400, जो तीसरे साल की होगी वो होगी 1200। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा हम जो नेट बुक वैल्यू होती है उसका उस पर परसेंटेज अप्लाई करते हैं। 9600 का 50% लिया, पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई, ये कॉस्ट थी, ये डेप्रिसिएशन थी पहले साल की, ये नेट बुक वैल्यू आ गई पहले साल के आखिर में, उसका 50% लिया, फिर जो वैल्यू बच गई उसका 50% लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। चलें, उससे अगला पार्ट बोलते हैं स्टेट वन एडवांटेज ऑफ आजिब यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन डेप्रिशिएटिंग द मोटर वैन। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उससे अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी जाए तो उसका फ़ायदा क्या है। उसका एक फ़ायदा आप ये कह सकते हो कि इक्वल अमाउंट इज़ डिडक्टेड एवरी ईयर, इक्वल अमाउंट इज़ डिडक्टेड या चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल या सेम अमाउंट होती है ना, आप देखो 2800। फिर बोलते हैं स्टेट वन एडवांटेज ऑफ आजिब यूजिंग द डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड व्हेन डेप्रिशिएटिंग द मोटर वैन। यानी कि अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करता हूँ तो उसका क्या एडवांटेज होता है, तो जो हम
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या होता है, पहले साल डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे साल उससे कम होती है, तीसरे साल उससे कम होती है। अब ये चीज़ ज़्यादा रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक कैसे है? रियलिस्टिक इस लिहाज से है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदते हो, एक साल आपने चलाई, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आप कोई 10 लाख की गाड़ी ख़रीदोगे, 15 लाख की गाड़ी ख़रीदोगे, पहले साल शायद उसकी वैल्यू जो है वो 15 से 13 लाख पर आ जाएगी या 12 लाख पर आ जाएगी। उसके अगले साल उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन उसके कम होने की तेज़ी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ले लो। लेट से आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया 50,000 का, एक साल चलाओगे ना तो उसका मॉडल पुराना हो गया होगा, वो आपने यूज़ कर लिया होगा। एक साल बाद उस मोबाइल फ़ोन की वैल्यू जो है ना शायद 50% से कम हो जाए, डेप्रिसिएशन 25,000 हो और 25,000 वैल्यू रह जाए इसकी, बस सिर्फ एक साल चलाओगे ना आधी वैल्यू हो जाएगी। ऐसा होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। मोबाइल आपने यूज़ कर लिया, डब्बा पैक था, आपने डब्बा खोल दिया, उसके अगले साल दोबारा से वैल्यू तो कम होगी जाहिर है, लेकिन उस वैल्यू के कम होने की तेज़ी कम हो जाती है। अगर 50% का रेट हो तो 25,000 वाली चीज़ अब 2 साल बाद 12,500 की होगी। तो पहले साल बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हुई, दूसरे साल वैल्यू कम हुई लेकिन कंपैरेटिवली कम। तो होता ये है कि जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है वो ज़्यादा कह लो कि रियलिस्टिक होता है, बिकॉज हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड व्हेन द एसेट इज न्यू एंड लोअर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड व्हेन द एसेट इज ओल्ड। ठीक है, हायर डेप्रिसिएशन व्हेन एसेट इज न्यू, लोअर डेप्रिसिएशन व्हेन एसेट इज ओल्ड। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। इसके बाद दो ऐसी बातें हैं यहाँ पर अब जो पूछी जा रही हैं जो शायद हमने थोड़ा सा ना पढ़ी हो अभी तक, लेकिन आप लोग एक बार बस इसको अगर देख लो और उसके बाद फिर जब हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। मैं ये नहीं चाह रहा कि आधे सवाल की वीडियो बनाऊँ, मैं पूरा ही सवाल यहाँ पर कर देता हूँ, आप लोग देख लो, फिर हम बाद में इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस भी करेंगे, देखना ज़रूर। आज बस कंसिडरिंग नंबर 1 प्रपोजल 1, चेंजिंग द टोटल परचेज प्राइस ऑफ द मोटर वैन टू दी charging the total purchase price of the motor van to the 2015 income statement। आजिब ये कहता है कि मैंने अगर 9,600 वाली मोटर वैन ख़रीदी है ना, तो मैं पूरी अमाउंट जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखा दूँ, खर्चा दिखा दूँ, एज एन एक्सपेंस दिखा दूँ। आजिब ये कहता है कि जो मैंने मोटर वैन ख़रीदी है 9,600 की, मैं इस पूरी अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखा दूँ। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सेल्स रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस करते हैं, वहाँ मैं 9,600 माइनस कर दूँ। डेप्रिसिएशन इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है। डेप्रिसिएशन ये कहता है कि अगर आप 9,600 की वैन ख़रीद रहे हो, फॉर एग्जांपल इस बंदे ने भी 9,600 रुपये की वैन ख़रीदी है और उस वैन से 3 साल आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आपने 9,600 की चीज़ ख़रीदी है, उसको पहले ही साल जब ख़रीदी तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना सही नहीं है, बिकॉज उसका बेनिफिट आप ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स हासिल कर रहे हो, 3 साल में बेनिफिट हासिल कर रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर 2,800 हर साल थोड़ा थोड़ा सा माइनस करो प्रॉफिट्स निकालने के लिए, जितना आप उस एसेट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है। प्रपोजल नंबर 2, यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर वैन इन 2015 एंड देन टू चेंज टू द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 2016 एंड 17। दूसरी बात वो ये बोलता है कि यार मैं एक काम करूँगा मैं पहले साल जो है ना वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करूँगा, और दूसरे और तीसरे साल मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करूँगा। तो अगेन इस तरह से मेथड चेंज करने को अकाउंटिंग इजाज़त नहीं देती है। अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी। वो ये कहता है कि अगर एज अ कंपनी आपने एक मेथड सेलेक्ट कर लिया तो आप उसी मेथड पर स्टिक रहो। उसकी लॉजिक और रीजनिंग जब आप अगर अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन करोगे तो बिल्कुल आपको बताई जाएगी। बहरहाल अब ये बोलता है नेम एंड एक्सप्लेन विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट
वुड नॉट बी कंप्लाइड विद इफ आजिब इम्प्लीमेंटेड हिज प्रपोजल्स। प्रपोजल नंबर 1 क्या है? प्रपोजल 1 ये है कि जितनी भी परचेज प्राइस है मोटर वैन की वो सारी की सारी 2015 के इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दी जाए। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्रूअल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट, और वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि नॉन करंट परचेज प्राइस ऑफ a non-current asset must be shown in statement of फाइनेंशियल पोजीशन। जो नॉन करेंट एसेट है उसकी जो परचेज प्राइस है, जितने पे उसको ख़रीदा है उतने पे उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर शो करना चाहिए। डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड एवरी ईयर as the asset is used, और हर साल उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए जिस तरह से उसको यूज़ किया जा रहा है। मैं बड़ा ही रफली इसको लिख रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आपको डॉक्यूमेंटेड थ्योरी भी प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, दूसरा इसने ये कहा था कि मैं पहले साल जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करूँ डेप्रिसिएशन का, और फिर जो है ना वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया करूँ। तो इसके बारे में क्या है भाई, एक प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि हर साल आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो आप वही मेथड हर साल यूज़ करोगे, ठीक है ना। आप ऐसे मेथड अपनी मर्ज़ी से एक साल कुछ यूज़ किया दूसरे साल कुछ यूज़ किया ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो कंपनी मस्ट use one method of depreciation throughout the life of asset। अगले पार्ट में बोलता है कि आजिब ऑल्सो इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द आइटम्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कोई ऐसी चीज़ खरीदना जो कि नॉन करेंट एसेट है। नॉन करेंट एसेट का ख़रीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई ऐसी चीज़ खरीदना जिससे कंपनी को एक से ज़्यादा साल फ़ायदा होगा, कोई ऐसी चीज़ खरीदना जिस पे खर्चा सिग्निफिकेंट लगा हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा मोटा खर्चा हो गया, कोई ऐसा खर्चा हो गया जो एक साल बेनिफिट देगा, कोई ऐसा खर्चा हो गया जो बहुत ज़्यादा सालों तक हमें बेनिफिट नहीं देगा, बहुत सिग्निफिकेंट खर्चा ना हो, इनसिग्निफिकेंट खर्चा हो। अब इसमें लिखा हुआ है डिलीवरी ऑफ मोटर वैन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। मोटर वैन है और वो मैन्युफैक्चरर ने डिलीवर करी है। अच्छा, अब हम एक चीज़ अपने फिक्स्ड एसेट्स में एज़ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं, वो ये है कि जब तक मोटर वैन हमारे पास नहीं आ जाती, जब तक मोटर वैन हमारे प्रेमिसेस पर नहीं आ जाती, यूज़फुल कंडीशन में नहीं आ जाती, उससे रेलेवेंट जितने भी खर्चे होते हैं वो मोटर वैन की कॉस्ट में कैपिटलाइज किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। लिहाजा अगर कोई मोटर वैन डिलीवर करी है मैन्युफैक्चरर ने
तो ये जो डिलीवरी चार्जेस हैं ये मोटर वैन की जो कॉस्ट है उसमें कैपिटलाइज होंगे और ये एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। फिर है फ्यूल फॉर मोटर वैन। जब मैं फ्यूल फॉर मोटर वैन की बात करता हूँ, यानी कि गाड़ी में जो मैंने फ्यूल यूज़ किया, एक जगह से दूसरी जगह गया, उसके लिए मैंने फ्यूल यूज़ किया, पेट्रोल डलवाया, ये जो पेट्रोल का ख़र्चा है ये मुझे कोई सालों बेनिफिट नहीं देगा बल्कि एक बार बेनिफिट देगा। ये जो पेट्रोल का ख़र्चा है ये सिग्निफिकेंट ख़र्चा भी नहीं होगा बल्कि छोटा मोटा कोई ख़र्चा होगा, डेली एक्सपेंस होगा। तो ये आ जाएगा हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है साइन राइटिंग हिज बिजनेस नेम ऑन द मोटर वैन। साइन राइटिंग हिज बिजनेस नेम ऑन द मोटर वैन का मतलब ये है कि जब कंपनी की कार्स होती हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि कंपनी का एक पेंट हुआ होता है और उस पर कंपनी का नाम होता है। अब वो जो ख़र्चा है वो मुझे 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा, मुझे रोज़ आते जाते वो ख़र्चा नहीं करवाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मोटर वैन इंश्योरेंस जनरली एनुअल बेसिस पर होती है, हर साल आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, हर साल का इंश्योरेंस का ख़र्चा होता है, देयरफॉर ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ये हमने एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करा। आप लोग आराम से अच्छी तरह से इसको देखें, इसको कॉपी करें और मैं मज़ीद क्वेश्चंस इंशाल्लाह अपलोड भी करूँगा।